हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट्स। मेरा नाम है आदित्य। तो आज आपके लिए बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस देखी हैं, हमने केमिस्ट्री की वीडियोस कुछ डाली, हमने फिजिक्स की कुछ वीडियोस डाली, तो आज जो वीडियो होने की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, टॉपिक होगा आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी तो आपके हाफ ईयरली जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब थ्योरेटिकल पोर्शन आता है तो टोटल 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो नेफ्रॉन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेफ्रॉन किस तरह से, नेफ्रॉन का काम क्या है, ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ पे रहता है, नेफ्रॉन क्या काम करता है, क्या इसका फंक्शन होता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में डायरेक्टली जब थ्योरेटिकल एग्जाम था, अभी तो आपका हाफ ईयरली एमसीक्यू में कर दिया, तो उस दौरान डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता था और पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बनाइए नेफ्रॉन का, एक्सप्लेन करिए किस तरह से नेफ्रॉन फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें पूछते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ से कुछ एमसीक्यूज राइज हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन जो है ना, ये किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये कभी रिपेयर नहीं हो सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नेफ्रॉन, अगर देखो, जैसे नेफ्रॉन, हमने न्यूरॉन भी नाम सुना होगा कि न्यूरॉन रिपेयर हो जाता है आपका, लेकिन नेफ्रॉन कभी रिपेयर नहीं होता। अगर नेफ्रॉन ख़राब हो जाते हैं तो सीधा डायरेक्टली आपको डायलिसिस कराना होता है। उसके लिए आपको डायलिसिस में आपको आर्टिफिशियल मशीन लगवानी होती है, फिर घूमते रहिए आप। ठीक है, तो नेफ्रॉन का आप किस तरह से आप उसे हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से आप किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। तो आपको सिंपली, जब आप अडल्ट हैं तो आपको अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर आपको वाटर आपको पीना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं, अगर 13-14 एज में हैं, तो आपको 3 अप्रॉक्स लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो किडनी को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, आप ये चीज़ समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है क्या चीज़? नेफ्रॉन को हम सिंपली बोलते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। जिस तरह से सेल को कॉल किया जाता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना सेल के बारे में। सेल ही एक मेजर पार्ट कह सकते हैं हम, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एनर्जी का फॉर्मेशन, फूड का ऑक्सीडाइज होना, है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, ठीक है, किस तरह से लिपिड्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। इसी तरह से किडनी के अंदर भी एक बोलते हैं कि नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को किस तरह से फिल्टर किया जाता है। तो मैं आज आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी, आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से नेफ्रॉन का आप डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना डायग्राम। ठीक है, साथ में मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, और कहाँ पर कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यूरिन जाके कहाँ पे कलेक्ट होता है। तो जिस तरह से एक्सिस सिस्टम में आपने देखा था कि 2 किडनी होती हैं, उसके बाद यूरेटर, आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखेगा, और यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप किडनी में से एक नेफ्रॉन उठा लिया है मैंने, और हर एक नेफ्रॉन का इंडिविजुअल काम होता है। ऐसा नहीं कि एक नेफ्रॉन बोल रहा है कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है, आप मेरा काम आप कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक नेफ्रॉन का अपना इंडिविजुअल काम होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे, बहुत आसान है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बना दिया है, तो आप भी इसी तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत आसान है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ से इसे बोलते हैं आर्ट्रियोल होती हैं ये, और यहाँ पर बहुत बंच ऑफ कैपिलरीज होता है। ठीक है, और ये आर्ट्रियोल इस तरह से बाहर निकली हुई होती है। अभी हम इसे क्या कॉल करते हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो स्ट्रक्चर आपको कुछ जनरली इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे कैप्सूल टाइप में इस तरीके से बना लेना है इसको, और यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये। ठीक है, सिंपल आपको ये बना लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरीज दिख रही है, इसे कॉल करते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कॉल करते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। ठीक है,
ये जो आपको कैप्सूल लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं वुमेन कैप्सूल्स, वुमेन्स बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं पीसीटी। इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और यहां पर जो आपको ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं डीसीटी। इसका मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जिस तरह से यहां पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, इसी तरह से डिस्टल लग जाता है, तो बोलेंगे इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। किस तरह से कलेक्शन होता है, अब देखिए इसका नाम और देख लीजिए, इसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं इसे? एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं इसे? इफरेंट आर्ट्रियोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन जो नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन नेम्स को देखिए, ठीक है। ये नेम्स आपको देखने, स्ट्रक्चर देखना, उसके बाद नेम्स देखने, बहुत आसान है, कुछ ऐसा टफ नहीं है जिसमें आपको इश्यूज रहे। तो देखिए ब्लड जो है, मेन जो ब्लड है यहाँ से एंटर होता है, इसके अंदर से ब्लड एंटर होता है, ठीक है। ब्लड इसके अंदर एंटर होता है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कॉल करते हैं फेनेस्ट्री। क्या बोलते हैं उन्हें? फेनेस्ट्री, फेनेस्ट्री, उन पोर्स को बोलते हैं फेनेस्ट्री, ठीक है। तो ये जो ब्लड आया है, इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होना है, जो भी मटेरियल है, वो इन फेनेस्ट्री के थ्रू यहां से फिल्टर होता है, यहां से इसके अंदर एंटर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है कि उसके अंदर कुछ यूजफुल मटेरियल्स, कुछ यूजफुल सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड, ठीक है, लाइक ग्लूकोज, इस तरह के जिनका साइज छोटा हो, और साइज छोटा होने की वजह से इन पोर से, इन्हें फेनेस्ट्री जिसे बोल रहे हैं हम, ये जो पोर्स हैं, इनके अंदर से पास आउट हो गया हो, वो निकल गए हों और यहाँ पर आ गए हों। बेसिकली तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से निकल रहा है, लेकिन कुछ जरूरत की चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाती हैं। अब देखिए ये जो आपको आर्टरी दिख रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये इस तरह से कवर अप रहती है, इस पे पूरे पे हमें दिखती नहीं है, इस तरह से कवर अप रहती है ये ऐसे, ठीक है, बहुत सारी रहती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला अभी कि जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, कुछ साल्ट है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, इस फेनेस्ट्री के थ्रू निकल जाते हैं, जो यूजफुल है बॉडी के लिए। अगर एमिनो एसिड नहीं है तो मसल्स बिल्डिंग का काम करता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज तो आप जानते ही मेन चीज है। इन चीजों को अगर हम बाहर निकाल देंगे, हमारी बॉडी इनको बाहर निकाल देगी, एनर्जी कहाँ से होगी इसके पास, किस तरह से अपने आप को डेवलप कर पाएगी, ठीक है। तो इनका फिर रीऑब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से इस ब्लड से बेटा वेस्ट मटेरियल का निकलना, कुछ यूजफुल चीजें भी निकल जाती हैं, इसे बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये जो जरूरत की चीजें यहाँ पर निकल आई हैं, बाकी वेस्ट साथ में निकला है, जरूरत की चीजें जैसे यहाँ पर निकल आई हैं, तो इन जरूरत की जो यूजफुल मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, ये क्या करेंगे, पीसीटी के पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनमें एमिनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट भी हो सकते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? उस पीसीटी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है 70% से 80% तक एब्जॉर्प्शन यहां पर हो जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए टोटल मैंने बोला कि 70% से 80% तक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, 70 से 80% तक यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी का जो मटेरियल है आपका इस तरीके से मूव करता है, ऐसे जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होने को हम रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मटेरियल पहुंचता है, अब यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ था वो किसका हुआ था? एमिनो एसिड का हुआ था, एमिनो एसिड था उसमें, ग्लूकोज था उसमें, ग्लूकोज, ठीक है, एक्सेट्रा बोल सकते हैं हम इसके अंदर। इनऑर्गेनिक यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं प्रॉपर लिख पाऊँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए लूप, जैसे ही लूप ऑफ हेनले पे ये मटेरियल पहुंचता है, तो लूप ऑफ हेनले पे क्या होता है, यहाँ पर मेनली जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो NaCl और वाटर का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, मतलब H2O कह सकते हैं हम, ठीक है,
यहां पर लूप ऑफ हेनले पे जो मेन काम होता है वो साल्ट का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब जैसे ही आगे की तरफ मूव कर जाते हैं तो यहां पर एमिनो एसिड इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, तो बाकी जो रेस्ट बची हैं जैसे कि 20%, 30% जो रेस्ट बची हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है यहां पर डीसीटी के अंदर, ठीक है। देखिए ब्लड कहां से एंटर हुआ था, एक बार और देख लीजिए। ब्लड एंटर हुआ था आपका एफरेंट आर्टरियोल से। एफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पर इसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज है। इसके अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स को बोल रहे हैं हम फेनेस्ट्री। क्या बोल रहे हैं इन पोर्स को? फेनेस्ट्री बोल रहे हैं। इनसे जो मटेरियल्स है वो क्या करते हैं, फिल्टर होते हैं बेटा, और उन फिल्ट्रेशन के साथ साथ में कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी यहाँ से एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एंटर होने के बाद वो यूजफुल सब्सटेंस इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर पीसीटी के पास ये जो यूजफुल सब्सटेंस है इनका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% तक एब्जॉर्प्शन जो यूजफुल सब्सटेंस है उनका एब्जॉर्प्शन 70 से 80% तक यहाँ पे हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर, ठीक है। अब आगे की तरफ सब्सटेंस मूव कर देता है, ठीक है। बाकी ब्लड तो यहीं से निकल के जा रहा है, केवल यहाँ से जो अनयूजफुल चीजें हैं, जो फिल्ट्रेशन है वो यहीं से होना है, ठीक है। अब यहां से होते हुए यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर स्पेशल लूप ऑफ हेनले के पास स्पेशल फंक्शन होता है और उसका फंक्शन है NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो यहां पर पहुंच जाती हैं। अब उसके अंदर मैंने बोला है कि 20% और 30% रह गया है आपका एमिनो एसिड, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर रह गए हैं, साल्ट रह गए हैं इसके अंदर, ठीक है। वो क्या होंगे, यहां पर एब्जॉर्ब होंगे। कहां पर होंगे वो? डीसीटी पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ मूव कर जाता है, आपका जो यूरिन है वो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। अब यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में अभी आपको पता है कि एक किडनी जो है 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। अब 180 लीटर फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि 3 लीटर ब्लड 60 टाइम फिल्टर होता है। 3 लीटर ब्लड जो है वो 60 टाइम फिल्टर होता है एक दिन के अंदर। इस तरह से 180 हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इतना ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो 180 लीटर किस तरह से फिल्टर हो जाएगा। तो 180 लीटर फिल्टर होने का मतलब यही है कि 3 लीटर जो ब्लड है वो आपका 60 टाइम फिल्टर होता है एक दिन में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितना इनका वर्क होगा, ये किस तरह से काम करते होंगे, अपने काम में हर समय बिजी रहते होंगे नेफ्रॉन। अब यहां पर यूरिन पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन यहां पर हो गया, रीअब्जॉर्प्शन यहां पर हो गया, तो ये सारा एब्जॉर्प्शन यहां तक हुआ। उसके बाद जो है आपका यूरिन है वो यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। अब इतना उसने फिल्ट्रेशन किया है कि उसके अंदर वाटर का अमाउंट कंटेंट ज्यादा है, तो उसका भी तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अब इतना वाटर का कंटेंट रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, हम भाई इतना भी रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर दोबारा से ये जो आर्टरी, ये जो आपको आर्टरी दिख रही है, ये भी आर्टरी इस तरह से स्टब रहती है इन पे, तो दोबारा से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो यहां पर लूप ऑफ हेनले के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है ये किससे कनेक्ट रहता है, सीधा आपका यूरेटर से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? यूरेटर से। एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि किस तरह से पहुंचता है। देखिए ये किडनीज के डायग्राम है, ऐसे मान लीजिए कि रफली डायग्राम बनाया है मैंने। ये किडनीज के डायग्राम है और ये इस तरीके से, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ठीक है। ये दोनों किडनीज हैं, यहां पर नेफ्रॉन था और नेफ्रॉन कलेक्टिंग से होते हुए कहां पे चला गया? यूरेटर। इसे हम यूरेटर कॉल कर रहे हैं, और यूरेटर से होते हुए कहां पे चला गया? वो ब्लैडर के अंदर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लैडर से जब हमें लगता है कि अब प्रेशराइज हमें जाना चाहिए तो हम रिलीज करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रा के थ्रू हम रिलीज कर देते हैं। इस तरह से नेफ्रॉन आपका काम करता है, ठीक है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसे, ताकि जो भी डाउट आपके अंदर रहता है वो सारे एक्सप्लेन यहाँ पे क्लियर हो जाएं। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर होता है, यहां पर बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस के नीचे, जस्ट नीचे इसके बॉटम की साइड में कुछ छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उन पोर्स को हम कॉल करते हैं फेनेस्ट्री। उन फेनेस्ट्री से जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका साइज छोटा होता है वो पास आउट हो जाते हैं। उन जो वेस्ट पास हो रहा है उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे जिनका साइज छोटा होगा, वो इन फेनेस्ट्री के थ्रू नीचे चले गए हैं, ठीक है। अब जैसे यूजफुल चीजें यहां पर आई हैं, जो वेस्ट चल रहा है वो इस तरीके से मूव कर जाएगा आगे की तरफ, लेकिन जैसे यूजफुल चीजें आएंगी, अब देखिए ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये इस पर भी स्टफ है, ठीक है। अब इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगी, जो यूजफुल चीजें है उनको, उसके अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि जो यूजफुल चीजें उनको दोबारा से रीऑब्जर्व कर ले।
तो यहाँ पर रीऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिसे हम कॉल कर रहे हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्विडेटेड ट्यूबिल के अंदर इन्हें रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। 70 से 80% रीऑब्जर्प्शन यहीं पे हो जाता है, लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, इनका एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी के अंदर हो जाता है। फिर आगे की तरफ मूव कर जाता है, बेस्ट आपका यहां से होते हुए आगे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग एंड ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहां पर पहुंचते हम इसे कॉल करते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले पे काम होता है, स्पेशल NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले पे। उसके बाद आपका जो बेस्ट है आगे की तरफ मूव कर जाता है, यूरिन पहुंचता है DCT के पास। 70 से 80% का एब्जॉर्प्शन एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, इनका एब्जॉर्प्शन हो गया था पीसीटी पर। डीसीटी पर जो रेस्ट जो बचता है, जैसे लाइक 20% 30%, उसका एब्जॉर्प्शन आपका डीसीटी पे हो जाता है, और बेस्ट आपका आगे की तरफ मूव कर जाता है, यहां पर पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूरेटर से कनेक्ट होती है, और इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में भी अगर अमाउंट ज्यादा, उसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वाटर ज्यादा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन दोबारा से फिर यहां पर लूप ऑफ हेनले पे होता है, आगे होते हुए यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूव कर जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमें लगता है कि प्रेशर आ रहा है, तो यूरेथर के थ्रू हम उसे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको नेफ्रॉन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इश्यूज हैं, ठीक है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और हाँ, आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ नहीं है, आपको रेड कलर में आपको राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब लिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक घंटी बेल आइकन आपको दिख जाएगा, उसको आप दबाएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, मेरी वीडियो आपको दिखाई देती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।